नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम सुनील सिंह है और मैं आपका स्वागत करता हूं मेरे चैनल संघर्ष की उड़ान पर। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं रेलवे एनटीपीसी 2025-26 का समान अध्ययन। तो समान अध्ययन के अंतर्गत जितने सारे टॉपिक्स के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, सारे टॉपिक्स के क्वेश्चंस हम इस वीडियो में शामिल किए हैं। यानी कि संपूर्ण चैप्टर का रिवीजन एक ही वीडियो में होने वाला है। तो बने रहिए हमारे साथ वीडियो के लास्ट तक। आइए क्लास शुरू करते हैं प्राचीन काल भारत से। तो दोस्तों, प्राचीन भारत का पहले हम यहाँ पे डिटेल देख लेते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता के स्थल हड़प्पा का उत्खनन 1921 ईस्वी में दयाराम साहनी द्वारा कराया गया था। इस प्रकार सभ्यता का नाम हड़प्पा सभ्यता रखा गया और यह सभ्यता सिंधु नदी घाटी के सामने सापेक्ष फैली थी, इसलिए इसका नाम सिंधु घाटी सभ्यता पड़ा। और जो हड़प्पा का स्थल मोहनजोदड़ो है, यह 1921 में राखलदास बनर्जी ने खोज की थी। कौन की थी? तो राखलदास बनर्जी ने। पत्थर की बनी नृत्य करते हुए पुरुष की मूर्ति नटराज किस स्थान पर पाई गई? तो दोस्तों, यह हड़प्पा स्थल पर पाई गई। और जो हड़प्पा स्थल है इसमें क्या हुआ कि हड़प्पा में प्राप्त पुरुष नर्तक धड़ चूना पत्थर से बना, वह दाहिने पैर के बल पर खड़ा है और बायां पैर नृत्य के मुद्रा में ऊंचा उठा है। इस मूर्ति को नटराज के आदि के रूप में जाना गया। इसकी ऊंचाई जो थी वो दोस्तों 7 से लेके 8 इंच के बीच में थी। आइए थोड़ा आगे देखते हैं। इनमें से कौन सा स्थल हड़प्पा गुजरात में पाया जाता है? तो दोस्तों, यह धौलावीरा है। कौन है? धौलावीरा है। हड़प्पा युगीन नगर धौलावीरा को संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक, वैज्ञानिक और सांस्कृतिक संगठन यूनेस्को ने विश्व धरोहर स्थल में सूची में शामिल कर लिया है। यह गुजरात के रण ऑफ कच्छ में खादिर बेट की द्वीप पर स्थित है। यह वैश्विक धरोहर की सूची में जगह बनाने वाला गुजरात का चौथा जबकि भारत का 40वां स्थान बन गया है। इसकी खोज 1968 में पुरातत्व जगपति दोषी ने की थी। आइए अगला देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा स्थल सिंधु घाटी सभ्यता का हिस्सा नहीं है? तो दोस्तों, मोहनजोदड़ो ये हिस्सा है, हड़प्पा भी है और लोथल है, लेकिन उरुक नहीं है। सिंधु घाटी सभ्यता के प्रमुख स्थल मोहनजोदड़ो, कालीबंगा, हड़प्पा, धौलावीरा, लोथल तथा राखीगढ़ी थे, जबकि उरुक सुमेरियन सभ्यता का सभ्यता था। सिंधु सभ्यता का यह हड़प्पा के प्रारंभिक स्थल सिंधु नदी के आसपास केंद्रित था, अतः इसे सिंधु सभ्यता कहा गया। भारतीय उपमहाद्वीप में इसे प्रथम नगरीय क्रांति की अवस्था को दर्शाती है। आगे देखते हैं। सिंधु सभ्यता के इनमें से किन स्थलों में जलाशय के साक्ष्य मिले हैं? तो दोस्तों, धौलावीरा में मिला है। कहाँ पे? धौलावीरा में। धौलावीरा गुजरात के कच्छ के रण में स्थित। इसकी खोज जेपी जोशी 1967 से 68 में की थी। यह नगर आयताकार बना था। यहाँ एक विशाल जलाशय था। सुरकोटदा से कलश समाधान के साक्ष्य मिले हैं। रोपड़ से सेलखड़ी की मुहर, मृदभांड एवं कुल्हाड़ी आदि के साक्ष्य भी पाए गए हैं। यहाँ के निवासी जल संचय की कुशल अभियांत्रिक कला से परिचित थे। आइए आगे देखते हैं। पुरातात्विक स्थल सुरकोटा किस राज्य में स्थित है? तो दोस्तों, पुरातात्विक स्थल जो सुरकोटा है, यह कहाँ पे है? तो यह गुजरात राज्य में स्थित है। कहाँ राज्य में? तो गुजरात में। सुरकोटदा या सुरकोटा गुजरात के कच्छ जिले में स्थित है। यह स्थल हड़प्पा सभ्यता में विस्तार के प्रमाण मिले हैं। 1996 में इस स्थल की खोज जगपति जोशी ने की थी। सिंधु सभ्यता स्थल यहाँ पे दिया है और राज्य दिया है, जैसे कि धौलावीरा, लोथल, रंगपुर और सुरकोटदा, ये कहाँ पे पाया गया था? तो गुजरात में। आलमगीर कहाँ का स्थान है? तो उत्तर प्रदेश का। कालीबंगा राजस्थान का। मांडा जम्मू और कश्मीर का। दोमदा महाराष्ट्र का। रोपड़ पंजाब का। एक बार फिर, धौलावीरा, लोथल, रंगपुर, सुरकोटदा ये गुजरात से पाए गए हैं। आलमगीरपुर उत्तर प्रदेश से। कालीबंगा राजस्थान से। मांडा महाराष्ट्र से। दोमदाबाद महाराष्ट्र से और रोपड़ पंजाब से पाए गए हैं। आइए आगे। 1994 में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के महानिदेशक के रूप में किसने पदभार संभाला और हड़प्पा की खुदाई का जिम्मा लिया? तो दोस्तों, रेम व्हीलर ने किया। कौन? तो रेम व्हीलर ने किया। सर रॉबर्ट एरिक मार्टिन व्हीलर ने 1924 में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के महानिदेशक का पदभार संभाला और हड़प्पा की खुदाई का जिम्मा लिया।
भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण का प्रमुख कार्य राष्ट्रीय महत्व के प्राचीन स्मारकों तथा भारतीय स्थलों के अवशेषों का रख रखाव करना है। यह सांस्कृतिक मंत्रालय के अधीन है। वर्तमान में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण की महानिदेशक बी विद्यावती हैं। कौन? बी विद्यावती हैं। आगे, सिंधु घाटी के स्थल मोहनजोदड़ो की पहली बार खुदाई किस प्रख्यात भारतीय पुरातात्विद द्वारा की गई थी? तो दोस्तों यह किया गया था आर.डी. बनर्जी के द्वारा। किसके द्वारा? आर.डी. बनर्जी। मोहनजोदड़ो का शाब्दिक अर्थ मृतकों का टीला है। यह पाकिस्तान के सिंध प्रांत के लरकाना जिले में नदी के तट पर स्थित है। इसकी खोज राखल दास बनर्जी ने 1922 में की थी। मोहनजोदड़ो का सबसे बड़ा महत्वपूर्ण स्थल विशाल स्नानगार है। यह 11.88 मील वर्ग लंबा तथा 7.01 मील चौड़ा तथा 2.43 मीटर गहरा है। मोहनजोदड़ो की सबसे बड़ी इमारत विशाल अन्नागार जो 45.7 मीटर लंबा और 15.23 मीटर चौड़ा है। यहाँ से प्राप्त अन्य अवशेष में कांसे की नृत्य करती हुई नारी की मूर्ति, योगी की मूर्ति, मुद्रा पर अंकित पशुपतिनाथ यानी शिव की मूर्ति, घोड़े के दांत इत्यादि यहाँ से मिले हुए हैं। आगे, सिंधु घाटी सभ्यता डैश पुरानी वर्ष और दक्षिण में गंगा नदी घाटी के निचले क्षेत्र व उत्तर मालवा में फैली हुई थी। तो दोस्तों 3000 ईसा पूर्व पहले यानी 3000 ईसा पूर्व सिंधु घाटी सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता भी कहा जाता है। इस सभ्यता का नामकरण हड़प्पा नामक स्थल जहाँ यह सांस्कृतिक पहली बार खोजी गई थी के नाम पर किया गया था। यह स्थल रावी नदी के तट पर स्थित है। इसकी खोज 1981 में दयाराम साहनी तथा माधव स्वरूप वत्स द्वारा की गई थी। इस हड़प्पा स्थल की वर्तमान भौगोलिक स्थिति पाकिस्तान का मांडगोमरी जिला है। इसका काल निर्धारण 2600 से 1900 ईसा पूर्व के बीच है। आइए आगे देखते हैं। रानी पद्मावती का संबंध किस शहर से है? तो दोस्तों रानी पद्मावती का संबंध चित्तौड़गढ़ से है। कहाँ से? चित्तौड़गढ़ से। रानी पद्मावती का संबंध चित्तौड़गढ़ से है। यह चित्तौड़ के राजा रतन सिंह की पत्नी थी। अलाउद्दीन खिलजी ने जब चित्तौड़ पर 1603 में आक्रमण किया तब वहां के शासक राजा रतन सिंह थे। अलाउद्दीन से 7 माह तक युद्धरत होने के पश्चात रतन सिंह ने पराजय स्वीकार कर लिया और आत्मसमर्पण कर दिया, जिसे अलाउद्दीन ने बंदी बना लिया। अलाउद्दीन का किले पर अधिकार हो गया और रानी पद्मावती अनेक स्त्रियों के साथ जौहर कर लिया। आगे, अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल में राज्य द्वारा निम्नलिखित में से किस प्रकार का कर नहीं लगाया जाता था? तो दोस्तों यह लघु उद्योगों पर कर नहीं लगाया जाता था। कृषि पर लगाया जाता था, आवास पर लगाया जाता था, मवेशियों पर लगाया जाता था, लेकिन जो लघु उद्योग थे वहां पे कर नहीं लगाया जाता था। अलाउद्दीन खिलजी 1996 से 1316 तक दिल्ली सल्तनत के खिलजी वंश का दूसरा शासक था। अलाउद्दीन खिलजी वंश का प्रथम सुल्तान था जिसने भू राजस्व तथा सैन्य क्षेत्र में बहुआयामी सुधार किया। अलाउद्दीन खिलजी ने वास्तविक उपज के आधार पर कर लगाया। इसने कृषि पर कर के तहत भू राजस्व की दर को उपज का 1/2 भाग कर दिया। अलाउद्दीन खिलजी ने नए कर लगाए। पहला चराई का कर, दूसरा दुधारू पशुओं पर लगाया जाता था। गढ़ी कर जो घरों में आवास एवं झोपड़ी पर लगाया जाता है। अगला डैश खिलजी वंश का प्रथम शासक था। तो दोस्तों जलालुद्दीन फिरोज शाह खिलजी, ये कौन था? खिलजी वंश का प्रथम शासक था। गुलाम वंश के शासन को समाप्त कर 13 जून 1990 ईस्वी में जलालुद्दीन फिरोज शाह खिलजी ने खिलजी वंश की स्थापना की। जलालुद्दीन खिलजी ने अपना राज्याभिषेक किला खेरी महल में करवाया था। अलाउद्दीन खिलजी वंश का दूसरा शासक था। इसने अपने शासन में मूल नियंत्रण प्रणाली को दृढ़ता से लागू किया तथा दक्षिण भारत पर विजय के लिए मालिक कफूर को भेजा। आगे 13वीं सदी में बख्तियार खिलजी ने बंगाल को किस राज्य को पराजित किया? तो
तो 13वीं सदी में बख्तियार खिलजी ने या लक्ष्मण सेन को पराजित किया। किसको? लक्ष्मण सेन को। 13वीं सदी में तुर्की शासक बख्तियार खिलजी ने बंगाल के शासक लक्ष्मण सेन को पराजित किया तथा लक्ष्मण सेन बंगाल के सेन राजवंश के चौथे शासक और एकीकृत बंगाल के आखिरी दूसरे हिंदू प्रशासक थे। उनकी राजधानी नदिया थी। बख्तियार खिलजी ने बिहार और बंगाल के विजित क्षेत्रों को जीतकर एक प्रांत के रूप में संगठित किया तथा लखनऊती को राजधानी के रूप में स्थापित किया। नेक्स्ट, अब हम बात करते हैं तुगलक वंश की। किसकी? तुगलक वंश। डैश के शासनकाल के दौरान निर्मित बेगमपुरी मस्जिद दिल्ली और उनकी नई राजधानी जहांपनाह की प्रमुख मस्जिद कौन थी? तो दोस्तों यह थी मोहम्मद तुगलक की। किसकी? मोहम्मद तुगलक। बेगम मस्जिद अली की जहांपनाह नगर में स्थित इसका निर्माण मोहम्मद बिन तुगलक के काल में हुआ था। मोहम्मद तुगलक ने लगभग 1350 ईस्वी में इसका निर्माण करवाया था। जहांपनाह को दिल्ली के 7 नगरों में से चौथा नगर कहा जाता था, जिसे मंगोलों के लगातार आ रहे आक्रमण के बचने के लिए बनाया गया था। जहांपनाह नगर की सीमा चित्तौड़गढ़ की और टिहरी दोनों नगरों के पर कोसलों को मिलाकर बनाया गया था। आगे, एक प्रसिद्ध यात्री इब्न बतूता डैश का मूल निवासी था। तो दोस्तों इब्न बतूता जो था वो मोरक्को का था। कहाँ का था? मोरक्को का था। अब यहाँ पे अगर मोरक्को की बात करें तो इब्न बतूता एक अफ्रीकी यात्री, विद्वान तथा लेखक था। उत्तरी अफ्रीका के मोरक्को प्रदेश के प्रसिद्ध नगर तंजियार में 24 फरवरी 1304 को इनका जन्म हुआ था। इसका पूरा नाम मोहम्मद बिन अब्दुल्ला इब्न बतूता था। इसने लगभग 75,000 मील की यात्रा तय की थी। अपनी यात्रा के दौरान या मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में 1333 ईस्वी भारत आया था। सुल्तान ने उसका स्वागत किया तथा दिल्ली का काजी नियुक्त किया। उसकी प्रसिद्ध पुस्तक रेहला मोहम्मद बिन तुगलक के समय की घटनाओं का वर्णन है। वर्ष 1342 में इब्न बतूता सुल्तान के राजपूत की हैसियत से चीनी शासक तोगन तैमूर के दरबार में गया था। अगला, प्रसिद्ध यात्री लेखक मोहम्मद इब्न बतूता किस देश से संबंधित था, जिन्होंने 14वीं शताब्दी में भारत सहित कई देशों की यात्रा की थी? तो दोस्तों यह मोरक्को का था। कहाँ का? मोरक्को का। नेक्स्ट, काकतीय राजवंश का अंतिम निम्नलिखित में से किसके द्वारा किया गया था? तो काकतीय राजवंश का अंत यह किया गया था दिल्ली सल्तनत के द्वारा। किसके द्वारा? दिल्ली सल्तनत। 13वीं शताब्दी में काकतीय राजवंश को दिल्ली सल्तनत के कई हमलों का सामना करना पड़ा और अंत में 1323 में समाप्त हो गया, जब गयासुद्दीन तुगलक ने काकतीय साम्राज्य में समाप्त हो गया तो गयासुद्दीन तुगलक ने काकतीय साम्राज्य की राजधानी वारंगल पर कब्जा कर लिया। उल्लेखनीय यह है कि काकतीय राजवंश का उत्कर्ष 12वीं शताब्दी से 14वीं शताब्दी के दौरान हुआ था। चालुक्य वंश का पतन के बाद चोल द्वितीय एवं रुद्र प्रथम ने इस राजवंश की स्थापना की थी। आइए आगे, अंग्रेजी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने खुद को भारत में डैश के दौरान स्थापित किया। तो दोस्तों 1600 से 1612 के ईस्वी में अंग्रेजी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को अपने आप को भारत में स्थापित किया था। अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी ने खुद को भारत में 1600 से 1612 के दौरान स्थापित किया। आगे, अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी को डैश के नाम से जाना जाता है। तो दोस्तों इसे हम जॉन कंपनी के नाम से जानते हैं। किस नाम से? तो जॉन कंपनी। अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी को जॉन कंपनी के नाम से भी जाना जाता था। आगे, निम्नलिखित में से किस आंदोलन ने गोवा में पुर्तगाली राज्य को समाप्त करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी? तो दोस्तों गोवा मुक्ति आंदोलन। कौन सा आंदोलन? गोवा मुक्ति आंदोलन। गोवा मुक्ति आंदोलन ने गोवा पुर्तगाल राज्य को समाप्त करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। 16 दिसंबर 1961 को गोवा में ऑपरेशन विजय चलाया गया और उस ऑपरेशन के समय गोवा को पुर्तगालों से मुक्त कराया गया और उसको एक केंद्र शासित राज्य का दर्जा दिया गया। 1600 ईस्वी में भारत में व्यापार
चौकियों की स्थापना करने के लिए देश ने ईस्ट इंडिया कंपनी को अधिकार दिया। तो दोस्तों यह महारानी एलिजाबेथ फर्स्ट थी। 1600 ईस्वी में भारत में व्यापार चौकियों की स्थापना करने के लिए महारानी एलिजाबेथ ने ईस्ट इंडिया कंपनी का अधिकार किया था। नेक्स्ट, वास्को डिगामा भारत कब आया था? तो दोस्तों वास्को डिगामा भारत 1498 ईस्वी में आया था। 17 मई 1498 को वास्को डिगामा भारत के पश्चिमी तट पर स्थित कालीकट बंदरगाह पर पहुंचा था। भारत से यूरोप के बीच समुद्री मार्ग की खोज की थी और यहाँ के स्थानीय राजा जमोरिन ने उसका भव्य स्वागत किया था। नेक्स्ट, वास्को डिगामा समुद्र में के रास्ते से भारत में पहला कदम रखने वाला प्रथम यूरोपी था। कब किया था? तो 1498 ईस्वी में। स्वतंत्रता से पूर्व निम्नलिखित में से कौन सी एक फ्रांसीसी कॉलोनी है नहीं था? स्वतंत्रता से पूर्व निम्नलिखित में से कौन सी एक फ्रांसीसी कॉलोनी नहीं थी? तो दोस्तों यह था पुडुचेरी। स्वतंत्रता से पूर्व फ्रांसीसी ने सूरत, पुडुचेरी यानी मोसलीपट्टनम में तथा चंद्रनगर में व्यापारिक कोठियां कॉलोनी स्थापना की थी, जबकि माहे कराइकल तथा यमन द्वारा शुद्ध अधिकार कर किया था। आइए, अतः उपयुक्त विकल्पों का गोवा, पटना तथा दोनों जगहों पर स्वतंत्रता पूर्व कॉलोनियां नहीं था। फलस्वरूप विकल्प सही है। इसी कारण आरआरबी ने इस प्रश्न को मूल्यांकन से बाहर कर दिया। नेक्स्ट, पुर्तगाली व्यापारी गोवा की भूमि पर पहली बार किस सदी में आए थे? तो दोस्तों यह लोग आए थे 16वीं शताब्दी में। 1502 ईस्वी में वास्को डिगामा की दूसरी बार भारत आया। 1530 ईस्वी में पुर्तगालियों ने कोचीन में पहली व्यापारिक फैक्ट्री स्थापित की। व्यापारिक संबंधी स्थापना हो जाने के बाद भारत के कालीकट, कुन्नूर पर और कोचीन भारत की पहले पुर्तगाली केंद्रों पर उभरे। 1510 ईस्वी में पुर्तगाली गवर्नर अरबू कल्क ने बीजापुर के आदिल शाह सुल्तान से गोवा जीत लिया। गोवा की विजय ने दक्षिण पश्चिमी समुद्र तट पर पुर्तगाली नौसैनिक प्रभुत्व का मुहर लगा दिया। आगे, यूरोपीय व्यापारी 1498 ईस्वी में पुर्तगाली अन्वेषक वास्को डिगामा के आगमन के साथ पहले भारतीय तटों पर किस शहर पर के नजदीक पहुंचे थे? तो दोस्तों कालीकट पे। कहाँ पे? कालीकट पे। यूरोपीय व्यापारी वास्को डिगामा 1498 में कालीकट पहुंचा। वहां के राजा जमोरिन ने उसका स्वागत किया तथा उसे मसाले, जड़ी बूटियां इत्यादि ले जाने की आज्ञा प्रदान की। आगे, पुर्तगाली खोजकर्ता वास्को डिगामा पहली बार समुद्र के रास्ते भारत कहाँ उतरा था? तो दोस्तों काप्पू डगाबू केरल में उतरा था। कहाँ में? तो काप्पू डगाबू केरल में। पुर्तगाली अन्वेषक वास्को डिगामा 17 मई 1498 ईस्वी को कालीकट बंदरगाह पर कपड्डू डाबू केरल नामक स्थान पर उतरा था। नेक्स्ट, पुर्तगालियों द्वारा 1662 में इंग्लैंड के राजा चार्ल्स द्वितीय को पुर्तगाल के राजा की बहन से शादी करने पर दहेज के रूप में किस भारतीय शहर को उपहार के रूप में दिया गया? तो दोस्तों यह मुंबई दिया गया। कौन सा शहर? मुंबई। मुंबई 7 द्वीपों का समूह है जिसे 1534 ईस्वी में पुर्तगालियों ने गुजरात के बंदर बहादुर शाह से छीना था। पुर्तगालियों ने वर्ष 1661 में इंग्लैंड के राजा चार्ल्स द्वितीय तथा पुर्तगाली राजकुमारी कैथरीन डी ब्रांजा के विवाह के अवसर पर दहेज के स्वरूप में चार्ल्स द्वितीय को भेंट किया था। नेक्स्ट, भारत में अंग्रेजी द्वारा निर्मित पहला किला कौन सा था? तो दोस्तों यह फोर्ट सेंट जॉर्ज था। भारत में अंग्रेजों द्वारा निर्मित पहला किला सेंट फोर्ट जॉर्ज था। इसकी स्थापना 1640 ईस्वी में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के कर्मचारी फ्रांसिस डे ने मद्रास में करवाई थी। इस किले को व्हाइट टाउन के नाम से भी जानते हैं। किस नाम से? तो व्हाइट टाउन के नाम से जानते हैं। भारतीय संविधान की संघवाद की विशेषता राज्य स्तर और केंद्र और सरकारों के अस्तित्व को संदर्भित करती है। संघवाद सरकार का एक रूप है जिसमें शक्ति राष्ट्रीय सरकार और अन्य छोटी इकाइयों के बीच विकसित किया जाता है। यह राजशाही जैसी एकात्मक सरकार के बीच संतुलन
बनाने का प्रयास करता है, जिसमें केंद्रीय प्राधिकरण के पास विशेष शक्ति होती है। स्वतंत्रता के बाद भारत की संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? तो स्वतंत्रता के बाद भारत के संविधान सभा के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। आगे 9 दिसंबर 1946 को डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष नियुक्त किया गया। 11 दिसंबर 1946 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा का प्रथम अस्थायी अध्यक्ष चुना गया तथा 29 अगस्त 1947 को संविधान सभा के प्रारूप समिति का अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को चुना गया। स्वतंत्र भारत के संविधान सभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो दोस्तों डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। 9 दिसंबर 1946 को आयोजित संविधान सभा की प्रथम बैठक के अध्यक्ष कौन थे? तो दोस्तों डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा थे। कौन थे? डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। इनमें से कौन भारतीय संविधान की मसौदा समिति के सदस्य नहीं थे? तो दोस्तों यहाँ पे डॉक्टर ए.बी. ठक्कर नहीं थे, डॉक्टर सैयद मोहम्मद सादुल्ला थे, एन गोपी स्वामी अयंगर थे, डॉक्टर एम.के. स्वामी थे, लेकिन ए.बी. ठक्कर नहीं थे। संविधान सभा की प्रारूप समिति में कुल 7 सदस्य थे। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ये अध्यक्ष थे, गोपाल स्वामी अयंगर, अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर, के.एम. मुंशी, मोहम्मद साधु अल्लाह, एन माधव राव, बी.एल. मित्र के स्थान पर टी.टी. रामकृष्ण, डी.पी. खेतान की मृत्यु के बाद अतः स्पष्ट है कि ए.डी. ठक्कर भारतीय संविधान की मसौदा सदस्य नहीं थे। आगे संविधान सभा के प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो दोस्तों यह डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे। जवाहरलाल नेहरू ने किस तिथि को संविधान सभा को उद्देश्य प्रस्ताव रखा? तो दोस्तों 13 दिसंबर 1946 को रखा। कब? 13 दिसंबर 1946 को। कैबिनेट मिशन की संयुक्तियों के आधार पर भारतीय संविधान का निर्माण करने वाली संविधान सभा का गठन जुलाई 1946 में किया गया था। 11 दिसंबर 1946 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष निर्वाचित हुए तथा 13 दिसंबर 1946 को जवाहरलाल नेहरू द्वारा संविधान सभा में पेश किया गया उद्देश्य प्रस्ताव के साथ कार्यवाही प्रारंभ हुआ। भारतीय संविधान के निर्माण के दौरान निम्नलिखित में से किसने उद्देश्यों के कथन ऑब्जेक्टिव रेवलेशंस को प्रस्तुत किया? तो दोस्तों यह जवाहरलाल नेहरू ने किया। कौन? जवाहरलाल नेहरू। कितने वर्षों लगभग के विचार विमर्श के बाद भारतीय संविधान पर हस्ताक्षर किया गया था? तो दोस्तों यह 3 वर्षों के बाद। कितने वर्ष हो गया? 3। 2 वर्ष 11 माह 18 दिन लगभग 3 वर्ष के विचार विमर्श के बाद भारतीय संविधान पर हस्ताक्षर किया गया था। संविधान निर्माण के प्रारूप समिति का गठन 29 अगस्त 1947 को किया गया था, जिसमें डॉक्टर भीमराव अंबेडकर अध्यक्ष सहित कुल 7 सदस्य थे। स्वतंत्र भारत के प्रथम विदेशी मंत्री कौन थे? तो स्वतंत्र भारत के प्रथम विदेशी मंत्री जवाहरलाल नेहरू थे। कौन थे? जवाहरलाल नेहरू। स्वतंत्र भारत के प्रथम विदेशी जवाहरलाल नेहरू थे। बलदेव सिंह स्वतंत्र भारत के प्रथम रक्षा मंत्री थे। वी.वी. गिरी भारत के तीसरे उपराष्ट्रपति थे। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति तथा द्वितीय राष्ट्रपति थे। आगे स्वतंत्र भारत का पहला केंद्रीय बजट किसने पेश किया? तो दोस्तों ये आर.के. मनसुखम चेट्टी ने किया। कौन? आर.के. मनसुखम चेट्टी। स्वतंत्र भारत का पहला केंद्रीय बजट वित्त मंत्री आर.के. चेट्टी ने 26 नवंबर 1947 को पेश किया। आगे स्वतंत्र भारत का पहला केंद्रीय बजट वित्त मंत्री आर.के. चेट्टी ने 26 नवंबर 1947 को पेश किया। भारत के संविधान का मसौदा तैयार करने के लिए संविधान सभा ने डैश को मसौदा समिति का गठन किया था। तो दोस्तों 29 अगस्त 1947 को भारतीय संविधान का मसौदा तैयार किया गया था। कैबिनेट मिशन की संस्तुतियों के आधार पर भारतीय संविधान का निर्माण करने वाली संविधान सभा का गठन जुलाई 1946 ईस्वी में किया गया था।
संविधान सभा द्वारा 29 अगस्त 1947 को एक संकल्प पारित करके प्रारूप समिति का गठन किया गया तथा इसके अध्यक्ष के रूप में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को चुना गया। प्रारूप समिति के सदस्यों की संख्या 7 थी। आगे तारों के समूह को तारामंडल कहते हैं। यह अपनी अलग आकृति से पहचाना जाता है। मिल्की वे क्या है? तो दोस्तों मिल्की वे एक आकाश गंगा है। क्या है? आकाश गंगा है। आगे तारामंडल के नामकरण के लिए कौन सी एजेंसी जिम्मेदार है? तो दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संघ जिम्मेदार है। अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संघ तारामंडल के नामकरण के लिए जिम्मेदार है। यह पेशेवर खगोलीय शास्त्रियों का एक संगठन है जिसका केंद्रीय सचिवालय पेरिस, फ्रांस में स्थित है। इस संघ का ध्येय खगोल शास्त्र के क्षेत्र में अनुसंधान और अध्ययन के अंतर्राष्ट्रीय स्तर को बढ़ावा देने के लिए इसकी स्थापना 1919 में स्थापित किया गया था। कितने तारामंडलों को नाम दिया गया? बैलेंस खत्म हो जाएगा, दोनों खत्म हो जाएगा। तो दोस्तों खगोल शास्त्र में आकाश में दिखने वाले तारों को एक ऐसे समूह में रखे गए हैं जिसमें तल में स्थित पट से बोल देते हैं कोनो काम करे लगा तो